Meeting is sponsored. Okay, готовиш म्हणता Vedana. प्रणाम। हेलो। हाँ प्रणाम सर, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर? सुन रहा हूँ, चलिए। हाँ टिकमनी जी बात कर सकते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है जी? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। तो जब भी आप कहें शुरू करेंगे। जी बिल्कुल। सर अनुमति है प्रारंभ करने की? हाँ टिकमनी जी शुरू करिए। ईश्वर शर्मा स्मृति व्याख्यानमाला में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। आज के हमारे इस व्याख्यानमाला के प्रमुख वक्ता है प्रोफेसर रामचंद्र गुहा जी और आज का जो विषय है वो है भारत में शोध की स्थिति। हम सभी जानते हैं कि उच्च शिक्षा में शोध का महत्व स्वयं सिद्ध है और किस प्रकार से शोध जो है वो व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के विकास में सहायक होता है। नई शिक्षा नीति में भी शोध के नए द्वार खोले गए हैं और इसी परिप्रेक्ष्य में शोध की भारत में क्या स्थिति है, शोध की क्या गुणवत्ता है और इसमें क्या सुधार हो सकता है, और भी कतिपय प्रश्नों को शामिल करके आज हम इस व्याख्यानमाला में सम्माननीय गुहा सर को सुनेंगे। आवाज आ रही है? हाँ हो गया। ये व्याख्यानमाला की जा रही है, उनका संक्षिप्त परिचय देना चाहती हूँ। ड्युटीवर जातात ना, रात्री येतात उशिरा आणि वहिनी एकटे असतात। राष्ट्रीय पीजी महाविद्यालय नारनौल हरियाणा में प्राध्यापक के पद उन्होंने कंप्यूटर साइंस में स्नातक की डिग्री और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एवं एनवायरमेंट साइंस जो है पर्यावरण और मानव अधिकार के क्षेत्र में उन्होंने बहुत ही उल्लेखनीय कार्य किया है और महेंद्रगढ़ जिले में उनका यह कार्य बहुत प्रशंसनीय रहा है। माइनिंग और विस्थापन के क्षेत्र में उन्होंने कई कार्य किए हैं और वे वहां पर विस्थापितों की एक बड़ी आवाज रहे हैं। उनकी स्मृति में प्रत्येक वर्ष 5 मई एक व्याख्यानमाला का आयोजन किया जाता है। यह इस व्याख्यानमाला का चौथा वर्ष है। उच्चतम न्यायालय के पूर्व जज
पद्म भूषण सम्मानीय अभी तो प्रोफेसर। नहीं मिलती ना होम्योपैथी। यूं तो हमारे आज के मुख्य वक्ता को परिचय की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं शिष्टाचार वश उनका नहीं आपका जब उत्तराखंड में हुआ और आपकी शिक्षा दीक्षा विश्वविद्यालय, आप लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, येल यूनिवर्सिटी अमेरिका, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया जैसे विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में विजिटिंग फैकल्टी के रूप में अपनी सेवाएं देते रहे हैं। संप्रति आप बेंगलोर में हैं। आपकी लिखी पुस्तकें देश विदेश में पढ़ी जाती है। आपने 20 से अधिक किताबें लिखी है। मैं कुछ का उल्लेख यहाँ करना चाहूंगी। द अनक्वाइट वुड्स, ये पर्यावरणीय इतिहास में 1989 में यह किताब प्रकाशित हुई थी। अ कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड, ये ब्रिटिश मीडिया हाउस द गार्जियन ने क्रिकेट पे लिखी 10 सबसे बेहतरीन किताबों में इस किताब को शामिल किया गया है। 2007 में आपने गांधी पर एक किताब लिखी थी। इसके बाद गांधी बिफोर इंडिया और महत्वपूर्ण आपकी किताब गांधी द ईयर्स चेंज द वर्ल्ड, ये कुछ उल्लेखनीय किताबें हैं। यूं तो आपका लेखन संप्रति भी जारी है। आपको देश विदेश में कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जैसे लियोपोल्ड हिल्डी पुरस्कार जो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एनवायरमेंट हिस्ट्री द्वारा दिया गया है, क्रिकेट सोसाइटी पुरस्कार जो डेली टेलीग्राफ द्वारा प्रदान किया गया, मेलकम आदिदेशम पुरस्कार जो सामाजिक विज्ञान अनुसंधान में उत्कृष्टता हेतु प्रदान किया गया, रामनाथ गोयनका पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में, फुकुओका पुरस्कार एशियाई अध्ययन के क्षेत्र में, साहित्य अकादमी द्वारा भी आपको पुरस्कृत किया गया है, और भारतीय पुरस्कारों में प्रमुख स्थान रखने वाले पुरस्कार पद्म विभूषण से आपको नवाजा गया है। आप द टेलीग्राफ, इंडियन एक्सप्रेस, द स्क्रोल, अमर उजाला, हिंदुस्तान जैसे शीर्ष समाचार पत्रों में नियमित रूप से लिखते आए हैं। आज हमारा सौभाग्य है कि हम आपसे बातचीत कर पाएंगे। आपकी उपस्थिति से हम सभी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। महोदय, पुनः आपका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। इस व्याख्यान माला में हमारे बीच और भी सम्मानीय व्यक्ति जुड़े हुए हैं। मैं श्री शेखर पाठक जो हिमालयन वेदता है, पद्मश्री है, उसका भी हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रसिद्ध पर्यावरणविद और वरिष्ठ पत्रकार सोपान जोशी जी का स्वागत करती हूँ। प्रोफेसर धर्मेंद्र पारे जो आदिवासी बोली एवं लोक कला विकास भोपाल के निदेशक हैं, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथ ही इस व्याख्यान माला की श्रृंखला में जितने भी प्रतिभागी जुड़े हैं, जितने भी प्रबुद्ध श्रोतागण जुड़े हैं, मैं उन सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। ये जो व्याख्यान माला है, इसमें हमने थोड़ा सा परिवर्तन किया है, और यह जो परिवर्तन है कि इसे हम व्याख्यान की तरह नहीं बल्कि सवाल जवाब की तरह लेंगे। भारत में शोध की स्थिति विषय पर आपसे बात करेंगे अश्वनी शर्मा, जो ईश्वर शर्मा के छोटे भाई हैं, और इनका इतना ही परिचय है कि ये प्रोफेसर रामचंद्र गुहा के शिष्य हैं। तो और मैं समस्त प्रतिभागियों से अनुरोध करती हूँ कि वे शोध से संबंधित जो भी प्रश्न या जिज्ञासा उनके मन में आती है तो वे पूछ सकते हैं या चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि उनकी समस्याओं का समाधान हो सके, शंकाओं का निराकरण हो सके। इस महत्वपूर्ण उद्देश्य गहन चिंतन मनन पर आधारित इस बातचीत में आमंत्रित है सम्माननीय प्रोफेसर रामचंद्र गुहा जी एवं अश्विनी शर्मा जी। धन्यवाद टिकमनी जी। जैसा टिकमनी जी ने बोला कि राम सर से तो देखना सुनना बहुत ही अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है, और राम सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय इस व्याख्यान के लिए निकाला। सर, जैसा टिकमनी जी ने कहा कि हम इस व्याख्यान को एक विमर्श के जरिए ही रखेंगे कि कुछ सवाल जवाब होंगे। तो सर, इसकी अगर अपन शुरुआत करें तो जैसे ही यहाँ पर शोध की बात करते हैं सर, रिसर्च की बात करते हैं, तो हम उसको एक आंकड़ों के डेटा के नजरिए से उसको देखना शुरू कर देते हैं कि कितने पीएचडी डिग्री अवार्ड हमने की, कितनी यूनिवर्सिटीज के अंदर पीएचडी पढ़ाने का कोर्स हमने शुरू कर दिया। उस डेटा के आधार पे हम करते हैं कि हाँ, हमारा रिसर्च का लेवल बहुत अच्छा बढ़ गया। लेकिन दूसरी तरफ जब सर हम उसमें क्वालिटी की बात करते हैं रिसर्च की, भले ही वो सोशल साइंसेस हो, ह्यूमैनिटीज हो या प्योर साइंसेस हो, उनकी डेटा के ऊपर उनका जो सैंपल सर्वे है उसको लेकर के, उनके फील्ड वर्क को लेकर के वो लगातार सर श्रिंक करता जाता है।
अगर नंबर के केस में वो एक्सपेंड कर रहा है, लेकिन क्वालिटी के केस में वो श्रिंक कर रहा है वो डेटा। तो ये जो सर पैराडॉक्स है सोशल साइंसेज के खासकर केस के अंदर, इसको हम जो रिसर्च की फिलोसफी को सर नहीं समझ पाए हैं, या सर हमने उसको एक शॉर्टकट केवल एक आजीविका तक सीमित कर दिया है रिसर्च को? तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया इस व्याख्यान माला में। मेरी हिंदी थोड़ी ढीली है, पहले से ही ढीली थी, और मैं पिछले 25 वर्ष दक्षिण भारत में रह रहा हूं। कुछ मेरे मित्र हैं वो जानते हैं कि मेरी हिंदी ढीली है, तो वो शायद मुझे माफ कर रहे हैं, आप सब लोग माफ कर लें। I might speak a little bit in English as well, which I'm sure all of you will understand. तो ऐसा है कि और पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि मैं नेचुरल साइंसेस टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं बोल सकता हूँ, और ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेस में भी सिर्फ इतिहास और समाजशास्त्र के बारे में कुछ चीज़ें बोल सकता हूँ। तो पहले मैं ये कहूँगा कि शोध का जो खोज है वो अंदर से आना चाहिए। जो भी रिसर्च में जो आता है उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझको डिग्री चाहिए, नौकरी चाहिए, सम्मान चाहिए, पुरस्कार चाहिए, अंदर से आना चाहिए। तो वही लोग सही काम कर पाएंगे। जैसे शेखर पाठक जो हैं, अगर उनका काम देखेंगे शुरू से मैं कहूँगा हिज रिसर्च was part of his own voyage of self discovery। तो पहली बात यह है कि समाजशास्त्र इतिहास में पहली बात यह है। दूसरी बात मैं कहूँगा कि आपको किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा नहीं होना चाहिए। कोई भी शोध करे, चुनाव के समय तो जरूर हम मतदान देंगे कोई भी पार्टी के लिए, लेकिन शोध के समय योर रिसर्च अप्रोच शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी आइडियोलॉजी और एनी पॉलिटिकल पार्टी, तभी आपका रिसर्च का काम बढ़िया होगा। तीसरी बात मैं कहूँगा, क्योंकि द लेडी हु इंट्रोड्यूस्ड अस सेड कि अश्विनी इज माय शिष्य, आई डोंट बिलीव इन गुरु शिष्य रिलेशनशिप। ये गलत है। ये कोई मेरा अनुभव अश्विनी से ज्यादा है, शेखर का अनुभव मेरे से ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि मैं शेखर से मतभेद करूं, शेखर के खिलाफ मैं कुछ लिखूं, या अश्विनी मेरे खिलाफ से कुछ लिखूं। सो मॉडर्न रिसर्च डिपेंड्स ऑन डायलॉग। आपका सेंटर का नाम है सेंटर फॉर डायलॉग, उसको मैं जोड़ूंगा सेंटर फॉर डायलॉग एंड डिबेट, और मैं और भी जोड़ूंगा सेंटर फॉर डायलॉग एंड डिबेट एंड आर्ग्यूमेंट। तो रिसर्च प्रोग्रेसेस टू डिबेट एंड आर्ग्यूमेंट। और हमारी जो पुरानी परंपरा है, सांस्कृतिक परंपरा, गुरु बोलेगा और शिष्य सुनेगा, ये दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर द 21st सेंचुरी। तो इसीलिए शायद ऐसा है कि हमारी आवर रिसर्च इज नॉट ऑफ सच गुड क्वालिटी फॉर सेवरल रीजंस। एक कारण हो सकता है कि कुछ जातिवाद, राजनीतिवाद से जुड़ा हुआ हो। दूसरी बात कि जो हमारा सुपरवाइजर बोलेगा हम वही करेंगे। तो इसीलिए इंडिपेंडेंस ऑफ थिंकिंग, स्वतंत्र सोच, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर रिसर्च। और हमारे समाज में, हमारे देश में ये मुश्किल रहता है, क्योंकि हम सोचते हैं कि बुजुर्ग लोग बोल रहे हैं, प्रोफेसर साहब बोल रहे हैं, मेरे दोस्त बोल रहे हैं, तो मुझे ऐसा ही करना चाहिए। तो आप इस सम्मेलन में काफी लोग हैं, शेखर और सोपान को मैं खुद जानता हूं, लेकिन और भी लोग हैं जिन्होंने अपना काम अपने सोच से किया है, जो उनके मन में आए, what they are motivated by, what they are fascinated by, not by the desire to make a name for themselves or become famous or get a promotion. So I think that is the real reason why perhaps research does not flourish in India, that it is too dependent on convention, on obedience to your elders, and on tailoring your results to suit a particular political ideology. सर इसी से ही जुड़ा हुआ प्रश्न जो है, जो आपने अभी इसमें बताया सर, इसके अंदर जो एक इंस्टीट्यूशनल जो ऑटोनॉमी की बात है खासकर,
और दूसरा उसमें है सर जो एडमिनिस्ट्रेटिव जितना उसके अंदर इंटरफेरेंस बढ़ता जा रहा है, खास अगर प्रताप भानु मेहता सर के केस में देखें या प्रोफेसर अरविंद सुब्रमण्यम सर के केस में देखें, तो जब सर अच्छी फैकल्टी अगर नहीं है आपके पास में यूनिवर्सिटीज के अंदर, तो सर हम ये कैसे उम्मीद करेंगे कि जो जिसके अंडर में जब आप रिसर्च करेंगे तो जो एक गुरु वाला वो है, आपके गाइड ही उसके उतने काबिल नहीं है, तो सर आप बेहतर रिसर्च कैसे कर पाएंगे? तो ऐसा है कि आप किसी से भी आप सलाह ले सकते हैं, आप गाइड की सलाह जरूर लीजिए, क्योंकि आपके गाइड ने ही आपको एडमिशन दिया है और कुछ सोच के दिया होगा कि ये लड़का या लड़की कुछ रिसर्च के फ्रंटियर आगे कर सकती है। सो ऑलवेज ट्रस्ट, अंग्रेजी में बोलूंगा अगर बोल पाऊं, ऑलवेज ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट योर गाइड, बट डू नॉट ब्लाइंडली ओबे एंड फॉलो देम। अंधाधुंध विश्वास मत रखिए, लेकिन सम्मान रखिए और उनके बातें जरूर सुनिए। और सुनते वक्त आप और लोगों से भी ताल्लुकात कीजिए, जैसे कि मैंने अपना पीएचडी कलकत्ता में किया और मेरे दो गाइड थे, एक तो बुजुर्ग हैं, एक हैं, और तो लेकिन जब मैंने, जो बुजुर्ग हैं उनका नाम था बताऊंगा, अंजन घोष, और वो बहुत ही ओपन माइंडेड थे। उनका सोच था मार्क्सिज्म का, लेकिन अपना मार्क्सिज्म मेरे पे कभी उन्होंने इम्पोज नहीं किया। अगर वो इम्पोज करते कि बोलते कि आप इस लाइन में रखें, तो मैं पर्यावरण पे कभी काम नहीं करता, क्योंकि हमारे जो मार्क्सिस्ट मित्र हैं उनके समझ में इकोलॉजी वाज अ बुर्जुआ डिविएशन फ्रॉम द क्लास स्ट्रगल उनको। लेकिन अंजन ने कहा जो काम करना करो, और तब उन्होंने कहा, जब मैंने अपना पहला पर्चा लिखा रिसर्च का, पर्चा चिपको आंदोलन पे मैंने लिखा, जब शेखर जी से मेरी भी पहली मुलाकात हुई थी करीब 40 साल पहले, तो मैंने अपना पहला पर्चा लिखा चिपको आंदोलन पे, सोशियोलॉजी ऑफ चिपको आंदोलन। तो मैंने अपने टीचर को दिखाया, तो उन्होंने अपने कमेंट्स दिए और उन्होंने कहा तुम इस पर्चा को 15 लोगों को भेजो, और उन्होंने मुझे 15 नाम दिए, प्रोफेसर धनाग्रे पूना में, प्रोफेसर माधव गाडगिल बेंगलोर में, नरेंद्र सिंह जिन्होंने पर्यावरण में बहुत अच्छा काम किया था। जो अगर कोई यहाँ इकोनॉमिस्ट हो इस सम्मेलन में, नरेंद्र सिंह जेएनयू में प्रोफेसर थे, जो जेएनयू के मार्क्सिस्ट प्रोफेसर थे इकोनॉमिक्स में, उन्होंने नरेंद्र सिंह को नौकरी नहीं दी क्योंकि वो पर्यावरण पे काम करते थे। ऐसी स्थिति थी 40 साल पहले, और वो एजुकेशन सेंटर, जाकिर हुसैन सेंटर ऑफ एजुकेशन में काम करते थे, और उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया किताब लिखा, पायनियरिंग वर्क, इकोनॉमिक्स एंड द क्राइसिस ऑफ इकोलॉजी। अर्थशास्त्र ने पर्यावरण को क्यों नहीं शामिल किया अपने सोच में, तो उनको भी लिखो। तो अंजन ने मुझे 15 नाम दिए, कोई इकोनॉमिक्स में, कोई इकोलॉजी में, कोई सोशियोलॉजी में, और मैंने अपना पर्चा उनको भेजा। तब 4-5 जवाब आए, तो मेरे टीचर ने बोला ठीक है, इनको इंटीग्रेट करो, और अगर तुम बेंगलोर जा रहे हो माधव गाडगिल से मिलो, अगर तुम दिल्ली जा रहे हो तो नरेंद्र सिंह जी से मिलो, और बातचीत माने पर्सनल कॉन्वर्सेशन भी हो सकता है। तो ऐसा होता है कि हमारे यूनिवर्सिटीज में, तो आई वॉज वेरी लकी इन हैविंग अंजन घोष एज अ मेंटर। मेरे से सुन लीजिए, अगर कोई और मेरा मेंटर होता, जाने माने यूनिवर्सिटी में, जेएनयू में अगर मेरा मेंटर होता, या दिल्ली स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी मेरा गाइड होता, तो वो बोलते ऐसा ही करो और इसी लाइन पे जाओ और ये रेफरेंसेस ऐसे लिखो और आर्गुमेंट ऐसे बनाओ, और क्यों तुमने फूको को क्यों नहीं पढ़ा, तो क्या आप कैसे लिख सकते हो। लेकिन अंजन ने बोला मैं पहले तुम्हारा काम पढ़ूंगा, मैं फीडबैक अपनी तरफ से दूंगा, फिर उसके बाद 10-12 और लोगों का फीडबैक लीजिए, और हो सकता है कि आप उनसे बहुत ज़्यादा सीखें जो आप मेरे से सीख सकते हो। सो ऐसा अगर गुरु हो, तो मैं मानता हूं कि मेरा सौभाग्य था कि अंजन घोष मेरे सुपरवाइजर थे। अंजन घोष का नाम इस सम्मेलन में किसी ने नहीं सुना होगा। ही डाइड फॉरगॉटन, अनसंग, ऑफ कैंसर एट द एज ऑफ 50, बट आई कुड नॉट हैव रिटन अ सिंगल बुक विदाउट हिम। जो मेरा लिस्ट आपने बताया, ये दे शुड बी को-ऑथर विद अंजन घोष, क्योंकि उन्होंने मुझे रिसर्च मेथड, टेक्निक, और उन्होंने मेरा मन खोला। ही ओपन माय माइंड
to all disciplines. दूसरी बात बताऊंगा अंजन घोष की बात, this is very important lesson for research as a whole. अगर आप सोशल साइंसेज और ह्यूमैनिटीज की बात करें तो हमारे जो विश्वविद्यालय हैं, सबसे बेहतर विश्वविद्यालय में दिल्ली और जेएनयू में देखेंगे कि हिस्ट्री का प्रोफेसर, हिस्ट्री का स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट से बात नहीं करता, और जो हर डिसिप्लिन का, जैसे कि एंथ्रोपोलॉजी के लोग, मानव शास्त्र के लोग फील्ड वर्क करते हैं और इतिहास के लोग आर्काइव्स में जाते हैं, लेकिन इतिहास वाला आदमी फील्ड में नहीं जाता और एंथ्रोपोलॉजी वाला स्टूडेंट आर्काइव में नहीं जाता। अंजन ने बोला फील्ड वर्क भी करो, आंकड़े, डेटा, numbers and tables, if you have to use them, use that too. Numbers and tables are used by economists. So every discipline has its particular research method, and you are taught, don't practice the research method of the other discipline, because that is haram, कहेंगे कि वो हराम है। अगर आप एंथ्रोपोलॉजिस्ट हो और आर्काइव में जो है, ये भी it is regarded as almost like breaking a boundary, as an act of betrayal. ऐसे चीजें सिखानी चाहिए। I was very lucky that Anjan Ghosh was my teacher who taught me to be open-minded, to be interdisciplinary, to think for myself and not to ally myself to a particular political ideology. I think these are very important things that must be taught in all research, especially social science. ऐसा बात है, मैं बताऊं, देखिए, जब हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स की बात करें तो इन सब्जेक्ट्स में आइडियोलॉजी बिल्कुल नहीं आता, लेकिन हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ऑफन यू फाइंड दैट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिटर्मिनिंग योर अप्रोच, और ये गलत है। आप बिल्कुल आइडियोलॉजीज को बाहर रख के अपने काम से। सर एक जो इसी आपने विश्व की तमाम यूनिवर्सिटीज के अंदर आपने पढ़ाया है, अभी भी आप पढ़ा रहे हैं, येल यूनिवर्सिटी हो, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स हो, स्टैनफोर्ड हो। मैं सर एक उदाहरण लेता हूं जिसके हिस्सा आप भी सर उसके हिस्सा रहे हैं, आपकी गाइडलाइन और आप ही के उसके सुझावों के आधार पे। जैसे आपने 15 प्रोफेसर, तो इतने तो मेरे पास नहीं थे, लेकिन आप थे, शेखर पाठक सर, गणेश देवी जी के साथ, उनके सुझावों पे सर मैंने जो यूनिवर्सिटी ऑफ हाइडेलबर्ग में विलियम सैक्स सर को जो प्रपोजल दिया, उसके सर 6 वर्जन तैयार हुए। जो छठा वर्जन जो उन्होंने फाइनल एक्सेप्ट किया सर, वो छठा वर्जन था उसका, और उस पे आपने बहुत से सर उसमें ओपिनियन और आपके बहुत से उसके अंदर मदद की सर। उस सर पूरी प्रक्रिया को होने में 16 महीने का समय सर उसको लगा, जो छठा वर्जन जो सर निकला उसका। उसके बाद सर पीएचडी का एक रिसर्च आप करेंगे, वो तो एक अलग रहा, जो आप 2 साल 3 साल या जो आगे आप काम करेंगे, लेकिन ये 16 महीने आपके उसका एक रिफाइन होकर के निकले हैं कि ये क्वेश्चन है जिसके ऊपर आप काम करना है, आपको आगे आप काम करेंगे अभी। लेकिन सर जैसे कि वहां पर ये एक क्वेश्चन दिया और रिफाइन हुआ, वैसे अगर सर उसकी तुलना हम यहाँ यूनिवर्सिटीज में अपने यहाँ पर देखते हैं, तो अधिकांश आप देखेंगे कि सर 2 साल के अंदर, 2 से 2.5 साल में पीएचडी भी अवार्ड हो जाती है सर। अब कहाँ से सर पीएचडी बनती है, कैसे वो हो जाती है, ना कोई सर उसमें फील्ड वर्क आप देखेंगे, ना तो कोई फील्ड वर्क उसमें दिखाई देता है। अगर आप एंथ्रोपोलॉजी या सोशियोलॉजी की हम बात करें या हिस्ट्री की बात करें, तो सर उसमें कोई आर्काइवल, कोई सोर्स या कोई वो काम भी नहीं दिखाई देता है सर। तो उस रिसर्च को सर हम कैसे सर देखते हैं दोनों? ऐसा है कि जो शोध का जो रास्ता है वो सीधा रास्ता नहीं है कि आपने देखा कि मैं दिल्ली से जयपुर जा रहा हूं और नेशनल हाईवे नंबर 23 में बिल्कुल सीधा रास्ता हो, ऐसा नहीं है। द रोड ऑफ रिसर्च इज कर्विंग, वाइंडिंग, टेढ़ा मेढ़ा, बहुत सारे मोड़ हैं और डेड एंड भी होता है। अब एकदम पहुंच जाएंगे और आपको पीछे जाना पड़ेगा और वापस आना पड़ेगा कि देखने के लिए कि आपको नया रास्ता निकालना पड़ेगा। सो द रोड ऑफ रिसर्च, पर्टिकुलरली योर फर्स्ट पीस ऑफ रिसर्च, जब आप पीएचडी करते हैं, बाद में आपके पास थोड़ा अनुभव आ जाता है
और शोध का काम थोड़ा आसान भी हो सकता है। लेकिन पहले पहले जब कोई भी विद्यार्थी शोध शुरू कर रहा हो, क्योंकि उससे पहले सिर्फ उन्होंने इम्तिहान लिए हैं और अपना टेक्स्ट बुक रट के उन्होंने आंसर दिलवा दिया है, लेकिन शोध का काम जो है वो बिल्कुल अलग टाइप का है। तो पहला रिसर्च प्रोजेक्ट जो है वो मैथमेटिक्स में हो सकता है, साइंस में हो सकता है। आपका गाइड बोलेगा ये एक्सपेरिमेंट करो, इस केमिकल को दूसरे केमिकल से मिलाओ और देखो क्या निकलता है। लेकिन जैसे आप खास करके अगर आप फील्ड वर्क कर रहे हो तो आपको अगर आप बहुत से बंद दरवाजे मिलेंगे, डेड एंड्स एंड क्लोज डोर्स, कि आप किसी ने आपको कहा, जैसे मैं आप बताऊं, मैंने एक किताब लिखा था, पलवंकर बालू जो एक जाने माने दलित खिलाड़ी थे बंबई में। तो मैं बंबई गया और ये 30 साल पहले की बात है। तो उन दिनों तो मैंने फोन किया, मैंने बोला आप ये पलवंकर बालू जो बहुत मशहूर खिलाड़ी थे और अंबेडकर के साथी थे, क्या आपके आपके रिश्तेदार थे? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, आ जाओ। तो मैं गया बंबई से राणे 2 घंटे ट्रेन में, और वो उन्होंने कहा हाँ वो बड़े करीब नहीं थे, बहुत दूर के थे, मेरे पिता के चाचा के मामा के कुछ थे, आज मैंने उनका नाम सुना है। तो पूरा मेरा दिन बर्बाद हो गया। और तो ऐसा, लेकिन दूसरे तीसरे चौथे ट्राई पे पलवंकर बालू जी के मेरे रिश्तेदार मिले और मेरा काम शुरू हुआ। तो ऐसा तो, और जैसे मैंने कहा, अगर शेखर जी तो और आज हिमालय का माने मैं कहूँगा कि हर पेड़ जानते हैं, लेकिन वो है कुमाऊं के, वो है एक इलाका गंगोली हाट के रफली ईस्टर्न कुमाऊं। तो उनको तेराई में नहीं पता था जब उन्होंने अपना शोध शुरू किया, तो हल्द्वानी क्या है या काठगोदाम क्या है कि, और उन तेराई में किस तरीके के कम्युनिटीज रहते हैं, आदिवासी हैं या नहीं। और गढ़वाल तो बिल्कुल, तब वो एक तो शोध के काम में आए और वो छात्र आंदोलन में भी आए, और छात्र आंदोलन में उन्होंने अपने गढ़वाली भाइयों बहनों से रिश्ता लगाया और वो घूमने लगे। तो 40 साल के बाद मैं शेखर जाग से बोल सकता हूं कि देखो मुझे यहां काम करना है, तो वो बोल देंगे एकदम ऐसे जाओ। लेकिन जब उन्होंने शुरू किया था अपना काम, तो काफी टेढ़े मेढ़े रास्ते, बंद दरवाजे उनको मिले। सो दैट इज ऑलवेज द केस विथ रिसर्च। एंड द थिंग अबाउट रिसर्च इज, माफ कीजिए मैं अंग्रेजी में बोलूंगा, द जर्नी इज एज एक्साइटिंग एज द डिस्कवरी। द जर्नी, आप जो रास्ता ले रहे हैं, इज एज एक्साइटिंग एज द डिस्कवरी। इट्स ऑल्सो फ्रस्ट्रेटिंग, परेशानी बहुत आती है आपके पास, और आप तैयार रहिए कि आसान नहीं होगा। इट इज नॉट लाइक ईटिंग आइसक्रीम। अब ये बिल्कुल अपने मन में रखिए, बट इट विल बी अ वेरी एक्साइटिंग फुलफिलिंग जर्नी। सर इसी एक्साइटिंग जर्नी को अगर हम जो आपने जो ये लाइफ टाइम प्रोसेस की बात करी सर, इसको हम फितूर के अगर केस में देखा जाए कि एक जीवन का फितूर है रिसर्च। जैसे फितूर 1-2 साल में समाप्त नहीं होता, ऐसे सर फितूर का आप मुझे मतलब बनाइए। फितूर मैं समझा नहीं। जैसे फितूर को अंग्रेजी में क्या किसी चीज को आप पाने की जो एक लालसा रहती है सर, लगातार आप उस चीज के पीछे चलते हैं और जीवन भर सर उसके पास चलते हैं, वो कभी भी समाप्त नहीं होता सर, वो डिजायर जो आप उसको करेंगे। ऑब्सेशन, अंग्रेजी में ऑब्सेशन आप सर इसको कह सकते हैं सर। और तो लेकिन सर जो यहाँ पर हम फील्ड वर्क की अगर बात करें, तो यहाँ पर फील्ड वर्क के अंदर अगर देखा जाए, खासकर अपने यूनिवर्सिटीज के अंदर, जैसे कि यहाँ पर जितने भी रिसर्चर फॉरेन से जो भी यूनिवर्सिटी के रिसर्चर आते हैं, इवन जेएनयू के जो रिसर्चर हैं, वो सर फील्ड वर्क के ऊपर ज्यादा उसके ऊपर फोकस करते हैं, खासकर जैसे कि सोशल साइंसेस में सोशियोलॉजी हुआ या एंथ्रोपोलॉजी हुआ। लेकिन जो बाकी यूनिवर्सिटीज हैं वहां सर फील्ड वर्क के ऊपर मतलब बहुत ही नॉमिनल सा एक काम होता है सर।
दूसरा सर, जो डाइवर्सिटी ऑफ रिसर्च है, आप कितने टॉपिक को, अलग अलग चीजों के तरीके से अलग अलग क्वेश्चंस को खोजते हैं, अलग अलग क्वेश्चंस पे काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सर गिना चुना हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि बस एक एक क्वेश्चन मिल गया कि सोशल मीडिया का वुमेन के एम्पावरमेंट में क्या इम्पैक्ट चल रहा है, इसके ऊपर रिसर्च चल पड़ा। एक कोई दे लिया कि ओल्ड एज पर्सन के ऊपर क्या इम्पैक्ट चला। तो सर इसको आप कैसे देखते हैं, जो डाइवर्सिटी ऑफ रिसर्च है और इस फील्ड वर्क के साथ सर इसको जोड़ते हुए? तो डाइवर्सिटी ऑफ रिसर्च होना ही चाहिए। और मैं यही कहूँगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक ही सवाल को लगते रहते हैं। एक जो हमारे लेखक थे, जाने माने रूस के लेखक लियो टॉल्स्टॉय, जिनको गांधी जी भी गुरु मानते थे, उन्होंने लिखा एक बार कि दो तरह के बुद्धिजीवी होते हैं, हेजॉग एंड द फॉक्स। लोमड़ी और क्या बोलेंगे पॉर्क्यूपाइन को हिंदी में? हेजॉग, जो आप जानते हैं हेजॉग क्या, पॉर्क्यूपाइन जो है ना, जंगली सुअर। नहीं सुअर नहीं, सुअर तो, जंगली सुअर तो वाइल्ड बोर होता है। पॉर्क्यूपाइन इज द वन विच हैज क्विल्स, छोटा सा। पॉर्क्यूपाइन और हेजहॉग अलग चीज है। पॉर्क्यूपाइन तो शाही होता है, लेकिन हेजहॉग पॉर्क्यूपाइन का छोटा रूप है जो डेजर्ट में जो होता है। थैंक यू। तो पॉर्क्यूपाइन को हिंदी में क्या बोलते हैं? शाही। तो हेजॉग एंड द फॉक्स, शाही और लोमड़ी। सो ही सेड हेड, तो टॉल्स्टॉय ने लिखा कि हेजॉग एक चीज जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, और फॉक्स बहुत, माने कई चीजों को जानता है लेकिन इतनी अच्छी तरीके से नहीं। तो अगर आप देखें कि हमारे जो जाने माने बुद्धिजीवी हों और उन्होंने अपने रिसर्च करियर में कैसा काम किया है, मैं दो उदाहरण दूंगा। दोनों दिल्ली में हैं और दोनों को मैं बहुत सम्मान, मैंने आई रिस्पेक्ट देम ग्रेटली। और आपने उनके नाम लोमड़ी और सियार, तो अपने आप दोनों का नाम आपने सुना होगा, और दोनों समाजशास्त्र के माने समाजशास्त्री हैं। एक प्रोफेसर अंद्रे बेटे ऑफ दिल्ली स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी और दूसरे आशीष नंदी ऑफ CSDS। तो अंद्रे बेटे वाज अ हेजॉग। एक ही चीज, सिर्फ इनइक्वालिटी की, इनइक्वालिटी को क्या बोलेंगे हिंदी में, दैट इज डिफरेंस बिटवीन कास्ट एंड क्लास, रिच एंड पुअर, दलित एंड ब्राह्मण, एंड हाउ टू ब्रिंग अबाउट अ इक्वल वर्ल्ड। सिर्फ इनइक्वालिटी में उन्होंने पूरे जिंदगी में काम किया और बहुत ही गहरा काम किया। और आशीष नंदी ने एक दिन पे असमानता तो, और आशीष नंदी का आप करियर देखें तो उन्होंने अलग अलग चीजों पे काम किया है। एक किताब क्रिकेट पे, एक लेख फिल्म पे, एक और लेख रविंद्रनाथ टैगोर के विचारों पे, एक लेख सावरकर के विचारों पे, कभी साइकोलॉजी पे, कभी फूड पे। और तो आप उनके तो दो तरीके के रिसर्च करियर होते हैं, एंड इट डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल चेंज का सवाल, और उसी पे आप करेंगे। और गहरा सवाल ले, छोटा सवाल नहीं ले। ऐसा नहीं आप अपना पूरी जिंदगी छोटे सवाल पे आप मत बिखराए। ये मत कहे कि मैं सारंगी और हारमोनियम पे जो डिफरेंस है उस पे पूरा 40 साल लगाऊंगा, ऐसा नहीं। कर्नाटिक संगीत और हिंदुस्तानी संगीत में क्या अंतर है, तुलना करना चाहता हूं, उसमें जरूर 40 साल लगाइए। ये बड़ा सवाल है, तो आप बड़ा सवाल लीजिए और उस पूरा की अपना पूरी जिंदगी उसी पे लगे रहिए। या आप कई, तो मैं कहूंगा कि आई एम मोर लाइक आशीष नंदी, आई एम मोर अ फॉक्स एंड नॉट अ हेजॉग, बट बिकॉज आई एम अ फॉक्स आई एडमायर हेजॉग्स। मेरे मन में अंद्रे बेटे इज ग्रेटर देन आशीष नंदी because he has taken one problem, both are great. He has taken one very important problem, inequality, and tackled it from many dimensions. तो आप जब अपना शो शुरू करेंगे, आपको काफी जल्दी आप समझ पाएंगे कि मैं हेजॉग हूं या फॉक्स। और what is your, depending on what you are, that will determine
what is your intellectual orientation, that will determine what you do later on in your life. जो आपने बिल्कुल सर इसके ऊपर जो बताया सर, एक जो सवाल जो अपने साथी लोग पूछ रहे हैं कि इसमें बोल रहे हैं कि जो अलग अलग स्ट्रीम के जो लोग हैं, जैसे कि हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, मीडिया से हैं या आपके जर्नलिज्म से हैं, पॉलिटिकल साइंस के हैं, हिस्ट्री के हैं, तो वो बोल रहे हैं कि अगर हमें एकेडमिक्स में जाना हो तो हमारे लिए क्या रास्ता हो सर? देखिए, इसका मैं उत्तर नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मैं 25 साल से यूनिवर्सिटी सिस्टम से बाहर हूँ। तो मैं दिल्ली और कलकत्ता में पढ़ाता था, लेकिन 25 साल पहले मैं बंगलोर में बस गया और तब से मैं अपने लेखों से अपना खुद रिसर्च कर रहा हूँ। तो इसका मैं सलाह नहीं दे पाऊंगा। एक सर ये एपीआई मार्क्स को लेकर के सवाल पूछा गया है कि यूनिवर्सिटीज के अंदर जो सर यूजीसी ने गाइडलाइन जारी करी हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर से आप प्रोफेसर बनने के लिए, रीडर बनने के लिए जो एक एपीआई मार्क्स का लगाया है कि आप एक पेपर प्रेजेंट करेंगे 10 नंबर मिलेंगे, फिर एक पेपर प्रेजेंट करेंगे फिर 10 मार्क्स मिलेंगे। तो सर अब वहां पर क्या है कि क्वालिटी नहीं है, उसको पेपर इकट्ठे करने में वो लगे रहते हैं कि जहां भी जाओ कट पेस्ट करके पेपर छाप दो। तो सर इसको आप कैसे देखते हैं सर? ये बिल्कुल, ये गाइडलाइन बिल्कुल गलत थे। एक और गाइडलाइन था उसी समय यूजीसी ने लगाया कि पेपर इन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इज 15 पॉइंट्स एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस 10 पॉइंट्स। तो आप एक मालदीव से एक सर्जन को बुलाओ और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बन गया। तो ये गाइडलाइंस बाबू को नहीं लिखना चाहिए और ऐसे गाइडलाइन होने ही नहीं चाहिए। आपको जो आपने शुरू में ही आशुतोष, तुमने शुरू में ही ये ऑटोनॉमी का सवाल लगाया। ऑटोनॉमी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर यूजीसी जैसी संस्था हो तो उनको एक ही जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए, आप हमको फंडिंग दीजिए, जैसे हम चलाए हमारी मर्जी, और आप 3 साल के बाद हमारा ऑडिट लीजिए, इंक्वायरी कीजिए, और उन 3 सालों में आपने जो हमको फंडिंग दिया हम चलाएंगे। Rajasthan University will decide what are its procedures, what are its priorities, how it will promote its professors and readers. So this centralized system is very bad. तो लेकिन कुछ तो गाइडलाइंस होने चाहिए। लेकिन ये कि जैसे आपने ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का मैं जानता हूँ, किसी ने एक मालदीव्स या नेपाल से एक सज्जन को बुला लिया और कहा कि मैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, मुझे प्रमोशन दे दो। You're on mute, आशुतोष। हाँ, यस सर। तो और जो हमारे साथी लोग हैं वो चैट बॉक्स से सवाल सर को कर सकते हैं। हम अपने ये समापन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो कोई आपका जो सवाल हो। नमस्ते सर। नमस्ते। मैं मोनिका जैन हूँ भोपाल से। सबसे पहले तो थैंक यू अश्विनी सर को कि उन्होंने मुझे इस इम्पोर्टेंट वेबिनार में आने के लिए लिंक शेयर किया। आपको सुन पाई मैं, बहुत खुशी हो रही है मुझे आपको सुन के। बहुत सारी बातें आपने जो क्लियर की हैं वो बहुत ज़रूरी है रिसर्च सिनेरियो में। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि इंडियन रिसर्च सिनेरियो जो है एंड पब्लिकेशन है, आप उसे कैसे लेते हैं कि अभी इंडिया में जो रिसर्च का सीन है और पब्लिकेशन का जो सीन है, एंड सेकंड थिंग कि हाउ द रिसर्च कुड बी हेल्पफुल